नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं के उपाध्याय। जैसा कि इस समय गठजोड़ का एक दौर चल रहा है, समाजवादी पार्टी गठजोड़ में इस समय आगे जाती दिखाई दे रही है। तमाम छोटे बड़े दलों के साथ गठबंधन के बाद अब जो एक बहुप्रतीक्षित गठजोड़ था वह था प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वह पार्टी है जो अखिलेश यादव के चाचा ने बनाई थी। चाचा यानी शिवपाल यादव। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 2016 में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में तल्खियां बढ़ी थी। ये तल्खियां इतनी बड़ी कि शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल तक छोड़ना पड़ गया था। इसके बाद कई प्रयास हुए कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पास आए, लेकिन ऐसा हो न सका। 2017 में इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ा। 2017 में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से साफ हो गई। अब एक बार फिर 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अखिलेश यादव ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की राह पर छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है। इन्हीं में एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का शिवपाल यादव से गठबंधन प्रतीक्षित था। 2 दिन पहले अखिलेश यादव शिवपाल यादव के यहाँ पहुंचे, अपने चाचा के यहाँ बाहर निकले। दोनों ने साथ फोटो खिंचवाई और ये ऐलान किया कि अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। आपको बता दूं कि इससे पहले अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि शिवपाल यादव की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो क्या अब वह बी टीम नहीं रही? क्या इस गठजोड़ के मायने क्या होंगे? इन तमाम सारे मुद्दों पर बहस करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी, रिंकी सिंह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, लालजी यादव पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पहला सवाल लालजी यादव से, क्या ये चाचा भतीजे का गठजोड़ योगी को सरकार से दूर कर सकेगा? क्या लगता है आपको? हाँ, पूरी तरह। लालजी यादव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये योगी सरकार अपने आप खत्म हो चुकी है और जुड़ने से मानी और मजबूत हुई है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि ज्यादा विलंब हो गया? जो बर्फ 4 साल पहले पिघल जानी चाहिए वो चुनाव के ठीक 1-1.5 महीने पहले, जब परिवार एक होता है तो इसका जो नुकसान होना होता है वो तो हो चुका होगा ना। रिंकी सिंह जी, आप क्या सोचती हैं? शिवपाल यादव जी का समाजवादी पार्टी में जाना आप किस तरीके से लेती हैं? इससे शिवपाल जी को ज्यादा फायदा होगा या अखिलेश को? देखिए, अभी इस वक्त तो हमारी जो पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई नुकसान फायदे की कोई बात ही नहीं है। हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको कैसे विकास की ओर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और महंगाई का विषय हो चाहे रोजगार का हो, तो हम लोग एक आपस में छोटे छोटे जितने भी दल मिल के सेकुलर विचारधारा वाले सब ने यही एक रणनीति बनाई है किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाया जाए और यहाँ की जनता की परेशानियों को सुन के उनका जो भी उनकी समस्याओं का समाधान है कैसे किया जाए। ठीक है प्रमोद जी, आप तो इतने सालों से यूपी की राजनीति देख रहे हैं, आपने पूरा ये घटनाक्रम देखा है। 2017 में किस तरीके से परिवार में दरार पड़ी, किस तरीके से परिवार में टूटन हुई और किस तरीके से सार्वजनिक रूप से समाजवादी पार्टी का जो झगड़ा है, कुनबे का झगड़ा है, सड़कों पर आया था। पिछले 4-5 साल से लगातार शिवपाल यादव ये प्रयास करते रहे कि कहीं एक हो जाए, कहीं कोई गठबंधन की बात बन जाए, उन्हें उनका खोया सम्मान वापस मिल जाए। क्या आपको लगता है कि चुनाव के ऐन वक्त पहले इस तरीके की ये जो मुलाकात है, क्या इससे शिवपाल जी को खोया सम्मान पुनः मिलेगा और क्या समाजवादी पार्टी इससे और अधिक मजबूत होकर उभरेगी? प्रमोद जी। उपाध्याय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवपाल जी के और अखिलेश जी के मिल जाने से समाजवादी पार्टी को एक मजबूती निश्चित तौर पर मिलेगी। इसमें कहीं कोई शक शुबा या कोई शंका की गुंजाइश माशे भर भी मेरी नजर में नहीं। एक चीज। दूसरी बात उपाध्याय जी, ये पिछले 6 महीने पहले, जहां तक मैं समझता हूं कि 6 महीने पहले
मुलायम सिंह जी के द्वारा ये प्रयास शुरू किए गए थे कि विधानसभा के चुनाव में अगर ये दोनों अलग रहेंगे तो उसका समाजवादी पार्टी को, जिसके नींव मुलायम सिंह जी ने रखी थी, वो उसका नुकसान होगा। और उसको उन्होंने अखिलेश जी को भी समझाने की कोशिश की और शिवपाल जी को भी कई दौर की अलग अलग थी, फिर एक बार साथ भी बातचीत इससे पहले हो चुकी थी। अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने से शिवपाल जी भी के तेवर नरम थे और अखिलेश जी के भी तेवर जो तल्ख थे वो उसमें तल्खी खत्म हो गई थी। और उसके बाद गठबंधन को 2 चीजें उसमें इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ कि इसमें ये चीज तय होनी बाकी थी कि इसमें पार्टी का विलय हो। अखिलेश जी चाहते थे कि पार्टी का विलय हो जाए, शिवपाल जी की ये मंशा थी कि नहीं, पार्टी का विलय नहीं, हम गठबंधन कर लें और उसके बाद फिर पार्टी का विलय हो जाएगा जब ये चुनाव हो जाएंगे। ये दोनों के बीच एक छोटी सी दीवार थी जिसे मुलायम सिंह जी ने तोड़ दिया और परसों अखिलेश ने जाके उसको कर लिया। तो ये मेरी नजर में मैं नहीं समझता कि ये कोई एकदम तत्काल में कोई निर्णय लिया गया है अखिलेश जी द्वारा या शिवपाल जी द्वारा। इस मामले में पिछले कई महीनों से एक वार्ता का दौर चल रहा था, एक सामंजस्य बैठा। जो मतभेद थे उसका 2017 में इस बात का एहसास अखिलेश जी को भी हुआ कि शिवपाल जी के अलग रहने से हम कितने भी छोटे दलों को जोड़ लें, कितना भी जनमानस का विरोध सत्तारूढ़ दल के खिलाफ हो, लेकिन शिवपाल जी का विरोध जो है या शिवपाल जी के अलग रहने से पार्टी को नुकसान होगा। और ये सच भी था, अखिलेश जी ने ये स्वीकार किया। और जहां तक मैं समझता हूँ शिवपाल जी ने कल भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कुछ नुकसान भी उठाना पड़ेगा तो हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए नुकसान भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। तो उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जब हम दोनों हो गए, अच्छा अब ये एक चीज और जो बारीक है उसको भी समझने की जरूरत है कि ये एक चाचा और भतीजे परिवार का मामला है, ये 2 राजनीतिक दलों का नहीं है। तो अब जब वो साथ बैठ गए हैं और एक गिले शिकवे दूर हो गए हैं, तो अब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये शिवपाल जी के सामने भी बड़ा धर्म संकट था कि हम अपने जो हमारे बुरे वक्त में जब हम हट के आए तो हमारे साथ सारे लोग जुड़े रहे, उन लोगों का समायोजन कैसे होगा या उन लोगों को कहीं इग्नोर तो नहीं किया जाएगा। इन सारे मुद्दों पर भी बातचीत हो चुकी है दोनों लोग नेताओं के बीच में। तो उनका सम्मान भी ये बरकरार रखेंगे अखिलेश जी, ये उन्होंने भी भरोसा दिया है। और ये शिवपाल जी ने भी बात कह दी है अपने कार्यकर्ताओं से कि अगर कहीं कोई छुटपुट या छोटी चीजों पर या जो टिकट को लेके जो उन्होंने पहले से रणनीति बनाई थी कि हम इन लोगों को देंगे और उनसे कह रखा था कि आज चुनाव लड़े जाके, तो उन लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की है कि अगर समाज भाजपा को रोकना है तो हमको कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ेगा, तो हम नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। तो जो लबोलबाब ये है कि अखिलेश जी के और शिवपाल जी के मिलने से निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। और इस बात को लेके भाजपा में भी ये बात कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि इन दोनों के मिलने से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी कि शायद ये दोनों के अलग रहने से हम बीच से रास्ता निकाल ले जाएंगे, उस पर भी उन्होंने अपनी रणनीति किया है। रिंकी जी आप ही बताइए जी। अखिलेश जी लगातार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए कहते रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो अगर ये बी टीम है तो अब क्या अब ये बी टीम नहीं रही? ये देखिए सर, ये तो मुझे तो ऐसी कोई न्यूज सुनने में कभी नहीं आई कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐसा कुछ बोला है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये इधर उधर के लोग, जो भी विरोधी पार्टी के लोग होते हैं, वो लोग तरह तरह की बातें अपनी उड़ाया करते हैं। लेकिन अभी इस वक्त आज की तारीख पे ना वो कभी भाजपा की तरफ उन्होंने कभी भी, ना ही उनके विचारधाराओं पे हमारे यहाँ आदरणीय शिवपाल यादव जी कभी ना चले और ना उनका कोई विचार है। वो एक समाजवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं उन्हीं को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 मुद्दों पे सबसे ज्यादा काम देंगे। एक रोजगार, जो कि युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के समय कोई भी
आप बताइए, इन 5 सालों का वक्त इनको मिला, 5 सालों में इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? कोई भी जगह नहीं निकाली। अगर जगह कोई परीक्षा होती है तो उसमें सीधे सीधे उसमें पेपर लीक आउट हो जाता है। और उसके अलावा किसानों की भी देखिए आय दोगुनी भी नहीं हुई। दोगुनी छोड़िए, किसान तो फांसी लगा रहे हैं, आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी, जितने भी छोटे दल हैं, सब ये मिल के उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो इस समय परेशान है, खास तौर से कोविड-19 के बाद जो स्थिति हो गई है, उसको सिर्फ और सिर्फ उस जनता को राहत दिलाने के लिए ये इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जो हमारे यहाँ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी और आदरणीय अखिलेश जी सब मिल के समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे भी सीधा सा सिंपल यही है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नहीं रही? नहीं उपाध्याय जी, देखिए ये एक राजनीतिक, हाँ उपाध्याय जी, ये एक राजनीतिक बयानबाजी थे। जब ये अलग थे तो फिर राजनीति में इस ढंग के आरोप, इस ढंग के बयान आते रहते हैं, लेकिन वस्तुतः ये नहीं थे। हाँ, ये बात ठीक है कि उनको जो कार्यालय दिया गया वो बड़ा कार्यालय था, उसको लेके लोगों को ये परसेप्शन जरूर बना कि भारतीय जनता पार्टी, और ये कहीं ना कहीं एक बात ये सच हो भी सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा कार्यालय देके ये एक संदेश देने की कोशिश की हो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं शिवपाल जी को, ये बात तो हो सकती है। लेकिन शिवपाल जी का कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी भी ऐसा आचरण या कोई भी ऐसा बयान नहीं लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को जिससे कहीं लाभ मिला हो, या चाहे वो चुनाव ले लें, 17 का चुनाव ले लें, या उसके बाद आप लोकसभा का चुनाव ले लें, उसमें कहीं भी उन्होंने, शिवपाल जी ने कहीं भी भारतीय जनता, ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई संदेश देने की बात सामने नहीं आई कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं एक लाभ मिलने की स्थिति हो उनके बयान से और समाजवादी पार्टी को नुकसान। वो बहुत संतुलित रहे। एक चीज उपाध्याय जी है कि शिवपाल सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव जी का पूरा संगठन का जितना बड़ा और व्यापक अनुभव है, वहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं का आज भी, मतलब या तो मुलायम सिंह जो धरती पुत्र कहे जाते रहे, वो धरती पुत्र इसीलिए कहे जाते रहे कि उनके जमीन के हर व्यक्ति से बाय नेम उनको वो पहचानते और उनको वो एक दूसरे को जानते और आवाज दे के बुलाने की, यही शिवपाल जी की भी रही। शिवपाल जी भी जब 89 में मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई तो उसके 2-3-4 वर्ष के बाद शिवपाल जी ने को मुलायम सिंह जी ने संगठन का दायित्व उनको दे दिया, और वो जितना भी संगठन का दायित्व था समाजवादी पार्टी का, जो अपने उरूज पर आई और 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री भी बने, समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनी, उसमें संगठन में शिवपाल जी की अहम भूमिका रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में जहां तक ये है कि भारतीय जनता पार्टी का तो वो तब भी नहीं रहा था समाजवादी विचारधारा के, मतलब आप ये कह लें कि जब वो राजनीति में सक्रिय भी नहीं थे तो परिवार से मुलायम सिंह जी की वजह से समाजवादी विचारधारा से वो जुड़े रहे। तो ऐसे में मुझे न कोई ऐसा व्यवहार और बयान मिला और ना ही कहीं ऐसा कभी देखने सुनने में मिला कि वो समाजवादी पार्टी में, इस बात की भी चर्चाएं उपाध्याय जी होती रही कि अगर अखिलेश जी से समझौता नहीं हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार मेरी बात भी हुई शिवपाल जी से कि ये चर्चाएं हैं, तो उन्होंने बहुत दो टूक और स्पष्ट शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी से तो समझौते का कहीं कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं होता, विचारधारा के रूप में ही जब हम अलग हैं तो वहाँ हम कैसे जा सकते हैं? वहाँ जाने के मतलब है कि हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी, राजनीति में विचारधारा मायने नहीं रखती। संजय जी, शिवपाल यादव जी का जो अखिलेश के साथ गठजोड़ हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी को क्या कहीं नहीं लगता कि कहीं नुकसान करेगी? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में शिवपाल यादव ने 0.3% वोट लिए थे और उससे सीधे सीधे 40 से 42 सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। लेकिन अब जब चाचा भतीजे एक हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट लगेगा। संजय जी क्या सोचते हैं? उपाध्याय जी, विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी अंग थे
और उस चुनाव में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस से मिलकर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ी। उसका परिणाम आपको पता है, हमें पता है, सभी समीक्षकों को भी उसका परिणाम पता रहेगा। लोकसभा के चुनाव में जरूर शिवपाल जी अलग हुए थे, लेकिन शिवपाल जी के उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के अलग होने के बाद बसपा समाजवादी पार्टी के साथ थी, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के विजय का अंतर प्रतिशत अगर आप देखें तो 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर मिला था। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी का मिलना कोई बहुत मायने नहीं रखता। केवल एक ये राजनीतिक शीर्षक जरूर हो सकता है, लेकिन इसे कोई बहुत राजनीतिक महत्व की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि पिछले अगर चुनाव को हम आधार माने जिसमें बसपा सपा मिलकर लड़ी थी, तो सपा के पास लगभग 20% का वोट था। मुझे लगता है कि उस वोट बैंक को छिटक जाने के बावजूद अखिलेश जी चाहे जितने छोटे छोटे दलों को मिला ले, बसपा के 20% के आधे प्रतिशत के भी बराबर ये मत नहीं हो सकते किसी भी तरह से। तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसमें कोई ये बहुत बड़ा अंतर दिख पाएगा। अगर हम इस अखिलेश जी के शिवपाल ठीक है संजय जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लालजी भी जुड़े हुए हैं। हम सीधे लालजी यादव जी से ही पूछ लेते हैं कि इस जो ये गठबंधन हुआ है उससे समाजवादी पार्टी को कितना लाभ होगा, और क्या कोई ऐसी भी चर्चा है कि कितनी सीटों पर गठबंधन हुआ है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किन किन सीटों पर होगा? क्या कोई ऐसी चर्चा है समाजवादी पार्टी में? लालजी यादव। भारतीय जनता पार्टी कभी सही बोलती नहीं, प्रवक्ता सही बोलते। ये छोटी छोटी पार्टियों के मिलने से उनको गांव और बूथों पर जाके देखना चाहिए कि कितना गठबंधन का असर पड़ रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व बौखलाया हुआ, यहाँ तक वो टोपी पर शीर्ष नेतृत्व उतराया, उनकी बौखलाहट, राष्ट्रीय नेतृत्व की छोटी छोटी बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का परिणाम है। और ये जो माननीय प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं इससे कुछ फायदा नहीं होगा। सही बात तो इनको दिखाई दे रहा, लेकिन ये मानने की बिल्कुल तैयार नहीं, कभी नहीं मानते। जैसे किसान आंदोलन को कभी नहीं मान रहे थे, तमाम ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं को नहीं मान रहे थे, लेकिन इनको अंदर खाने से सब पता है कि छोटे छोटे दलों का गठबंधन कितना समाजवादी पार्टी, इससे समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही। देखिए विधायक जी, मेरा सवाल एक और है। अभी जैसा प्रमोद यादव जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने जमीन से लड़ाई लड़ी थी, और शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ थे। उन्होंने संघर्ष के दिनों को देखा है, समाजवादी पार्टी को शून्य से शुरुआत की थी और सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। लेकिन शिवपाल यादव का जिस तरीके से अपमान किया गया और जिस तरीके से उन्हें निकाला गया, तो क्या वो जो एक होता है अंदर का मनमुटाव, वो खत्म हो पाएगा? और शिवपाल यादव का इतना अपमान क्यों? तो सदस्यों में रहे थे, अब आप जाकर के समझौता हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। इस पर सब कुछ ठीक रहेगा, इससे सबका सम्मान वापस होगा। रिंकी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं यही कहूंगी कि सम्मान, देखिए चाचा जी का सम्मान हमेशा रहा। ऐसा नहीं रहा कि पर्दे के सामने कुछ चीजें हम नहीं हमेशा दिखा सकते हैं, लेकिन हमेशा आप देखिए कहीं भी कोई भी बड़ा त्योहार पड़ा तो चाचा भतीजे का मिलन बड़े प्रेम से हुआ। और क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोगों को भी एक रणनीति बनानी थी कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाया जाए, तो बहुत सोच समझ के एक एक कदम इस बार हमारी समाजवादी पार्टी विचार करके आगे बढ़ रही है। और मेन मुद्दा तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को आप मतलब उसको अगर चाहे वो अनाज को लेके आप दे रहे हो, ये सब अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए अगर रोजगार नहीं होगा तो अगर आप इतने मंदिर बना रहे हैं, उन मंदिरों में वहां तक पहुंचने के लिए भी किराया चाहिए। वहां पे अगर आप प्रसाद भी चढ़ाते, जेब में पैसे होने चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की आप पूछिए 5 साल के बाद भी
आप देखिए रोजगार की कितनी कमी है, क्योंकि हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो ये नहीं, मैं एक शिक्षिका हूं तो मैं ये नहीं कहती हूँ हिंदू इधर बैठे, मुस्लिम इधर बैठे, सिख इधर बैठे, ईसाई इधर बैठे, हम लोग समान शिक्षा देते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि आज उत्तर प्रदेश में युवा पीढ़ी को रोजगार मिलना चाहिए। जाति धर्म को लेके हम चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे, हमारा एक ही मकसद है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार कैसे आए, गरीब किसानों को राहत कैसे मिले और महिलाओं की सुरक्षा की जाए। संजय जी, कैसे मिलेगा रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? उनका कहना है कि मंदिर आप बनवा रहे हैं लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए किराया नहीं है। मुझे 2 मिनट का समय देंगी। समाजवादी पार्टी के 2 प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, एक पूर्व सपाई, एक वर्तमान सपाई। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जब पिछली बार सरकार थी तो उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 7.6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। ये सरकार का रिकॉर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है और गेहूं का भुगतान किसान के अकाउंट में किया है। तो किसान के लिए कौन कर रहा है? किसान के लिए आवास कौन बना रहा है? 45 लाख आवास बनाकर दे दिए हैं। एक आवास में अगर 5 लोगों का परिवार मान लीजिए तो उत्तर प्रदेश में 2.25 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने छत दी है। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है? उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं को आप भी जानती होंगी कि कैसे महिलाओं को अगर बारिश हो जाती थी, घनघोर रात हो जाती थी और अगर उन्हें शौच में जाना पड़ता था तो उनको कौन सी मानसिक यंत्रणा को झेलना पड़ता था, कौन से सामाजिक दुराग्रह को झेलना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी ने आधी आबादी महिलाओं की उनको उस सामाजिक सुरक्षा से युक्त कराया है। तो चाहे वो और उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर गली में, हर मजरे में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली पहुंचाई है। तो जब गांव, गरीब और किसान की भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रहा है तो मुझे लगता है कि केवल एसी के रूम में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के जो जमीन पर हो रहे हैं काम उनको लोग इग्नोर करते हैं। तभी जब परिणाम आता है तो लोग कहा करते हैं कि ये ईवीएम हैक हो गई। सर वास्तव में अगर राजनीतिक दल सर आप ये बताइए, नहीं सर आप मुझे एक चीज बताइए कि आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित है? आज भी कितने थानों में महिलाएं जाती हैं और वहां के इंस्पेक्टर साहब, मैं कई क्षेत्रों की मैं घटनाएं बता रही हूँ, जाती हैं, उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसे डांट के भगा देते हैं। और जब विधायक के पास जाओ तो आपने कभी देखा है आप ही की पार्टी के विधायकों की नहीं चलती है? नौकरशाही राज है, मतलब अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। अच्छा ये बताइए, विधायकों की चलनी चाहिए कि जनता की चलनी चाहिए? अधिकारियों की चलनी चाहिए कि जनता की चलनी चाहिए? जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर जनता क्यों चुनती है? सर जनता क्यों चुनती है? आपने इंटरप्ट किया, मैंने सुना ना, मेरा जवाब भी तो सुन लीजिए। आपने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। कांग्रेस की संसदीय दल में राज्यसभा में लीडर है आनंद शर्मा जी। आनंद शर्मा जी ने गृह विभाग की जो स्थायी समिति है उसकी रिपोर्ट पेश की है। मुझे लगता है कि आपको समय निकालकर उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। उसने बताया है कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के जो उपाय हो रहे हैं वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि संसद से बड़ी कोई कमेटी हो सकती है। आप आयुष्मान भारत जो कार्ड बनता है आप सर उसका सर्वे करवा लीजिए। सर आप पहले आयुष्मान कार्ड का सर्वे आप बताइए कितने परसेंटेज लोग लाभान्वित हो रहे हैं? आप बताइए सर, आप कितने परसेंटेज लोग लाभान्वित हो रहे हैं? आप आयुष्मान कार्ड की बताइए। आप मुझे आंकड़े बता रहे, आप आयुष्मान भारत का बताइए सर। आयुष्मान भारत जो कार्ड बना है कितने लाभान्वित हुए, जनता कितना फायदा उठा रही है? नहीं, आप बताइए कि कितने लोगों को मिला और उनमें से आप कितने लोगों से मिली? दरअसल जमीन पर जो परिवर्तन हो रहा है उसको देख नहीं पा रही है। किसी को नहीं मिला, कोई फायदा नहीं उठा रहा। सर 50-50 हजार सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए। भ्रष्टाचार से मुक्त होकर, रिंकी जी, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर जब डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है वो 2000 का 2000 जब किसान के पास पहुंचता है ना, 1999 रुपया 99 पैसा नहीं पहुंचता, पूरा जब पैसा पहुंचता है तब किसान को लगता है, आम आदमी को लगता है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ सोचा आप लोगों ने? एक मिडिल क्लास फैमिली का सर, आपने किसानों की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास का आदमी कितना महंगाई से परेशान है।
देखिए हमारे जिस साथ, जिस विषय पर संजय आप जी, हाँ जी, जावेद जी से जवाब ले लेते हैं। जावेद जी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद जी बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं। जावेद जी, जी 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 शिवपाल यादव जी के साथ जो समझौता हुआ है और ये अहम चुनाव के टाइम पे जो समझौता हुआ है, जो कि कभी अखिलेश यादव कहते थे कि भाजपा की बी टीम है, आज उस समझौते को आप किस रूप में देखते हैं और उसका कितना लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से जावेद जो जी, गठबंधन बन रहा है और बन चुका है, यह सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था के परिवर्तन के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। आज उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश को कहां खड़ा कर दिया गया योगी जी के शासनकाल में। आज थाने में जात पूछकर एफआईआर लिखी जाती है और जात समझ में नहीं आती है तो लाठियां चलती है भुक्तभोगी के ऊपर। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में अभी जिस पर हमारे भाजपा के साथी संजय भाई जो कह रहे थे, आयुष्मान कार्ड का किस अस्पताल में उपयोग किया गया था? ऑक्सीजन सिलेंडर आप दे नहीं पाए, दवाएं आप दे नहीं पाए, और जो आप दावे कर रहे थे कि दूसरी लहर में जिस तरीके से आपने व्यवस्था का दावा किया था, जब दूसरी लहर के बाद डेंगू और जीका का प्रकोप आया उत्तर प्रदेश में, उस समय न वेंटिलेटर मिल रहे थे, न मरीजों को प्लाज्मा मिल पा रहा था। और आज भी जो रिपोर्टें आ रही हैं वैक्सीनेशन की, आप बताइए अमित शाह का जी का जो है वैक्सीनेशन किस जनपद में हो गया उत्तर प्रदेश के? किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया इस सरकार ने, ये तो मीडिया की सुर्खियों में है आज ही है। ये झूठे आंकड़े, झूठा फर्जीवाड़ा, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का दावा, आज आप 10 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी उद्योग लगा नहीं और बता दिया देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है। जनता इस झूठ से, निरकुंसता से, उत्तर प्रदेश में जो सत्ता जनित अपराध है, दुष्कर्म है, बहन बेटियों के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, तेल मालिश वाले बाबा भी भाजपा में बैठे हैं, हत्यारों को खुलेआम संरक्षण देने वाला विधायक भी वहीं बैठा हुआ है। जावेद जी, अरे ये तो हमारे आप आरोप हर आदरणीय डिबेट में उपाध्याय बोलते जी, हैं। मेरा सवाल आज की जो बहस है वो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो गठबंधन हुआ उसको लेकर के है। मेरा सवाल इतना है कि जो टीम कभी बी टीम थी भाजपा की, और बहुत हल्ला मचा था जब शिवपाल यादव जी को बहुत बड़ा हाउस अलॉट किया गया, तो ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या वो सारी चीजें, वो सारी शिकायतें, या क्या वो सारी जांचें हो गई? क्या आप शिवपाल यादव उनकी बी टीम नहीं रहे बीजेपी की? आप कैसे भरोसा कर सकते हैं उन पर? देखिए आदरणीय उपाध्याय जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, कभी कुछ परिस्थितियां होती हैं, किसी आवेश में, किसी चीज में कोई बात निकल जाती है। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो जो आज एक डॉक्टर संजय निषाद हैं जिनको एमएलसी बनाया गया, उनके ऊपर तो योगी जी ने लाठियां बरसवाई थी जब वो सपा के साथ थे, कितने मुकदमे दर्ज किए थे, हड्डी तक तोड़ दी थी। और उसके बाद जो है आज वो बड़े हितैषी हो गए उनके। आज ये कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि ओम प्रकाश राजभर धोखेबाज है। तो डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को धोखा दिया तो इनके लिए वफादार हो गए, वो हितैषी हो गए। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद की जो बिरादरी है उसके ऊपर जिस तरीके से प्रयागराज में योगी जी की पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, नाव को तोड़ा था, उनको उत्पीड़ित किया था, क्या वो सारा उत्पीड़न डॉक्टर संजय निषाद भूल गए या योगी आदित्यनाथ जी ने उसके लिए क्षमा मांग ली? और जिन पुलिस कर्मियों ने ऐसा किया था उनको संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी बर्खास्त कर जवाब दीजिए, तो लगातार आप पे हमला बोल रहे हैं। संजय निषाद के साथ आपका गठबंधन नहीं है, इनका गठबंधन है। देखिए जावेद साहब ने जी संजय जी, जवाब दीजिए। दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए गठबंधन बनाते हैं। व्यवस्था परिवर्तन के लिए गठबंधन बनाते हैं तो समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाती है, कभी बसपा के साथ गठबंधन बनाती है, हर चुनाव में बदल बदल के गठबंधन बनाती है। लेकिन क्या कारण है कि एक राजनीतिक दल के साथ हर चुनाव में जो दल उनके साथ आता है वो चुनाव के साल भर 1 महीने बाद भी चुनाव में उनके साथ क्यों नहीं रह पाता है?
एक राजनीतिक दल ऐसा है जिससे जो भी जुड़ता है वो बिखर जाता है, वो दूर चला जाता है, और जब चुनाव आते हैं तो वो गठबंधन भी बन जाता है, लोग बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी, या कहिए तो समाजवाद के जो चरित्र में एक मूल भावना है कि मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, और लड़ना समाजवाद के जो एक मूल समाजवाद के जो चरित्र में है वो दिखाई देता है। और जावेद भाई तो इसको बहुत बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो कल तक कांग्रेस में थे, आज समाजवादी पार्टी में है, कल प्रवक्ता बनकर किसी और की चीज में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो वैचारिक संघर्ष की बात करते थे, व्यवस्था परिवर्तन की दुहाई दे रहे थे अपने वक्तव्य में, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के चरित्र के हिसाब से जावेद भाई की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और अखिलेश जी की बात को भी बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने इसी कोरोना में देखा है कि कैसे वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि इसका कोई आधार नहीं है, और शिवपाल जी ने वैक्सीन लगवा ली। संजय जी, शिवपाल जी अखिलेश जी की बात को नहीं मानते हैं, तो ये तो चुनाव के अवसर पे है, हो सकता है मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है संजय जी। संजय जी, आप अगर आप अपनी पार्टी, संजय जी, भारतीय जनता पार्टी में कितनी एकता है? कभी सब विधायक खिलाफ हो गए थे, आप बताइए संजय जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में एकता है? धोखा नहीं देते। कांग्रेस गई, स्वतः छोड़ के गई थी, मैं उसका गवाह हूँ। बसपा स्वयं छोड़ के गई, और आपने तो जिससे गठबंधन किया उसको समाप्त करने का काम किया। एनडीए का सबसे पुराना साथी अकाली दल था, जिसको आपने हाशिए पर डाला। उसके बाद शिवसेना आपके साथ थी, उसको हाशिए पर डाला। बिहार में नीतीश कुमार संजय जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। दबा कर संजय जी, मुख्यमंत्री जरूर। संजय जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी। संजय जी, मेरी बात सुनिए। पिताजी को किसी ने नहीं निकाला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को कोई नहीं निकाल सकता। लोगों को किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता उनको हमेशा मानती थी, आज भी मानती है, और किसी पार्टी के नेता में इतना दम नहीं है कि वो 3 से 4 सालों में अपनी पूरी पार्टी खड़ी कर दे। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने तलाशने का काम किया। अरे भैया, जनता की जेब को काटकर अपने मित्रों के 400 सीट की बात करते हैं, जो जनता का धन भरने का काम किया, और ये देख लीजिएगा, किसान की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही बिजली का बिल कर दिया, किसानों की खाद महंगी कर दी, सब्सिडी के नाम पर खाद उत्पाद को कुछ नहीं है। सीधे सब्सिडी, चूंकि राजनीतिक दल है, ये इस समय किसी की सुनेंगे नहीं। हाँ, वही मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से गठबंधन हो रहे हैं, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की ही नीति अपनाई है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम छोटे दलों से गठबंधन किया था, और उन्होंने जो गठबंधन की परिपाटी थी बड़े दलों के साथ गठबंधन करने की, वो बदल दी। अब अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रास्ता दिखाया था उस पर अखिलेश यादव सफल होंगे? और जिस प्रकार से मोदी जी लगातार उत्तर प्रदेश पर फोकस किए हुए हैं, तो क्या ये चुनाव अखिलेश वर्सेस मोदी हो जाएगा? प्रमोद जी। हाँ, देखिए उपाध्याय जी, इसमें ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये चुनाव पूरी तरीके से दो दलों के बीच में धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्य संघर्ष जो है इन दो पार्टियों के बीच में ही है, और ये लड़ाई योगी मोदी वर्सेस अखिलेश यादव होगी पूरी तरीके से। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इस बात से मैं आपकी पूरी तरीके से सहमत हूँ। जहां तक इस गठबंधन को लेके जो भी बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये जो छोटे गठबंधन, ये बात भी आपने ठीक कही कि ये भारतीय जनता पार्टी ने, अगर इससे पहले भी मैंने देखा है कि छोटे छोटे दल बसपा से और समाजवादी पार्टी से, जब मुलायम सिंह जी थे, छोटे दल जब गठबंधन की बात करते थे और वो सीटों की ज्यादा मांग करते थे, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या बसपा ये सारे लोग उसको किनारे कर देते थे कि तुम्हें अगर अकेले सीट लेना है तो एक सीट हम तुम्हें दे देंगे, लड़ लो। ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चतुराई से, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया कि छोटे छोटे दलों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से कबीलों की राजनीति, जातिगत कबीलों की राजनीति हो गई है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने समझा
और उन छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ के जो वो एक सीट उनको दिया जाता था, उन्होंने 4-5 सीटें दे के उन छोटे कबीलों को, कह लीजिए, राजनीतिक दल तो बड़े होते हैं लेकिन इन कबीलाई दलों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया और जिसका परिणाम के 17 में वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से काबिज हो गई। और यही प्रयोग जो है वो अखिलेश यादव ने इस बार न कांग्रेस से न बसपा से कोई गठबंधन नहीं किया और शुरू से ही उन्होंने ये कह दिया कि हम बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, वो अनुभव हमारे लिए बड़ा कष्टकारी रहा है, हम छोटे दलों से करेंगे। और ये छोटे दलों का गठबंधन जो समाजवादी पार्टी ने किया है और उसी क्रम में जिस ढंग से शिवपाल यादव जी के साथ जो एक यादवों के मतों का और मुस्लिम के मतों का विभाजन था, वो अखिलेश ने बहुत एक राजनीतिक रूप से दल के रूप में देखा तो एक निर्णय अच्छा लिया कि उन्होंने शिवपाल जी को जोड़ के जो एक गठबंधन की राजनीति को जो उन्होंने परवान चलाई है, मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं एक सुखद परिणाम मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय भी यही है कि छोटे छोटे दलों को जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो वही उनका प्रयोग इन्होंने अब करना शुरू कर दिया और इन्होंने छोटे छोटे दलों को जोड़ लिया है। ये बात ठीक है। आपके सवाल का जवाब संजय जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले जावेद जी से मैं जानना चाहूंगा। जावेद जी, जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जो तस्वीर सामने आई थी, उसमें कहीं ना कहीं दूरियां दिख रही थी, तो ये जो समझौता ये राजनीतिक हुआ है या पारिवारिक हुआ है? क्या ये राजनीतिक लाभ के लिए है या अब आपको लगता है कि परिवार में एकता हो गई है, सब कुछ ठीक है? जावेद जी। देखिए, परिवार में तो तमाम ऐसे अवसर पहले भी आए हैं, हम आप सब ने देखा, शिवपाल और अखिलेश यादव जी, कि वो लोग एक साथ भी नजर आए। कोई मौके रहे होंगे कि कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये तस्वीरों में जो दूरियों की बात है, अब ये तस्वीर कितनी दूर से किसी ने ली, किस समय ली, तो ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है इसका किसी एंगल से कि ये तस्वीर में दूरियां थी। अरे वो चचा भतीजे हैं, एक आदर का भाव भी होता है। एक व्यक्तिगत राजनीतिक रिश्ते के साथ साथ एक जो शिष्टाचार होता है उसका भी उन्होंने पालन किया। और अब ये तो नहीं है कि आडवाणी जी हाथ जोड़े खड़े रहे और उनका शिष्य प्रधानमंत्री हो जाए तो वो उनकी तरफ देखे भी ना। ऐसी भी तस्वीरें हम लोग देखते रहे लगातार, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और अखबारों में भी आई। तो ये हमने नहीं ये भी देखा है कि चाचा देखते रह गए और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। हमने ये भी देखा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए और चाचा देखते रह गए, जबकि चाचा दावेदार थे। चाचा का दिल हमेशा बच्चों के प्रति, चाचा और पिता का दिल हमेशा बहुत ही ज्यादा विनम्र रहता है, इसलिए उनके बड़े भाई देखते रह गए। जिसके अंदर जो विधानमंडल दल ने तय किया वो नेता हो गया। ये सर्वसम्मत से वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी लोगों ने सर्वसम्मत से तय किया था। क्या कोई बता सकता है कि विरोध का उस समय एक भी स्वर उठाओ? आदरणीय प्रमोद गोस्वामी जी बैठे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत दशकों का राजनीतिक अनुभव है कि किस तरीके से क्या हुआ। कि क्या योगी जी जो है जबरदस्ती लैंड नहीं कर गए थे, दावे किसी और के थे, पूजा करके कपड़े सिलवा कर कोई तैयार बैठा था शपथ के लिए, और योगी जी ने किस तरीके से अपने ही दल में क्रूरता का खेल खेल कर वो सीधे हेलीकॉप्टर से उतर आए थे, उनका तो कहीं चर्चा भी नहीं थी। तो ये मोदी जी ने दबाव में उनको मुख्यमंत्री स्वीकार करके थोपा था उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में किसी एक परिवार का कब्जा नहीं है ना, ये तो नहीं दावा था, लेकिन पार्टी जिसे तय करेगी उसे बनाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अखिलेश यादव की तरह वही मुख्यमंत्री पद के हमेशा दावेदार रहेंगे। क्या समाजवादी पार्टी में यादव परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं सर, क्या आपने नहीं देखा कि जब भी कभी सरकार आई तो दूसरे लोग मंत्री नहीं हुए? यहाँ तो आडवाणी जी का भी तो दावा था, जरा शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा ही दे देता, राष्ट्रपति पद पर ही विभूषित कर देता, लेकिन उसने तो उससे भी इनकार कर दिया, देखना पसंद नहीं किया। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, क्रूरता, निरकुंसता, बेरोजगार नौजवान जब रोजगार। सर मैं एक बात कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, और संस्कृत के झंडा बरदार किस मुंह से जवाब देंगे कि एक एक चिता पर 300 जल गए। प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री का कोरोना की दूसरी लहर में
डीएम एसपी छोड़ दीजिए, सीएमओ स्तर का अधिकारी फोन नहीं उठा रहा था। ब्रजेश पाठक का वो पत्र सरकार की नाकामियों का, उसके नकारेपन का श्वेत पत्र है। फिरोजाबाद के भाजपा विधायक राम गोपाल लोधी की पत्नी ठीक है, आगरा मेडिकल हम कॉलेज में संजय जी से इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन रिंकी जी कुछ बोलना चाहती है। रिंकी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए आप। सर मैं ये कह रही हूँ कि मुद्दा यहाँ पे कोई आपस की लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। हमें ये विचार करना है, हम समाजवादी को मिलके, जितने समाजवादी हैं हम सब मिलके उत्तर प्रदेश की सरकार में कैसे आए और हम उत्तर प्रदेश को आगे बेहतर से बेहतर करके उसको विकास की ओर कैसे ले जाए। हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि अगर रोजगार है तो महंगाई का असर जनता पे उतना नहीं पड़ेगा अगर हर घर में रोजगार है। आज देखिए कोविड में पढ़ाई कितनी बच्चों की डिस्टर्ब हो गई। बच्चों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं है, गरीब बच्चे उसका फायदा नहीं उठा पाए। अच्छे परिवार के बच्चे जिन लोगों ने पढ़ाई की भी है तो वो लोग जैसे तैसे उन्होंने किया, लेकिन आगे चल के इनका भविष्य कैसे सुधारा जाए बच्चों के प्रति। हमारे देश में किसान जो है और जो हमारे देश की महिलाएं हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाओं की थानों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए 1090 जब बना था, जब 1090 कॉलिंग थी, तब से हम महिलाओं को राहत ये हो जाती है कि कोई भी रॉन्ग कॉल हो और एक डर मतलब रहता है कि हाँ कि 1090 पे कॉल करके पुलिस ना बुला रही। लेकिन ये सिक्योरिटी हमें अभी इस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल पाई। संजय जी सारे हमले आपकी ओर है। देखिए मैं रिंकी जी से कहूंगा कि आज रात में 11 बजे वो घर से निकले और मेरे साथ चले। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं 1090 चौराहे के पास ही बड़ी चटोरी गली है, वहां लखनऊ की महिलाएं कितनी रात में 11 बजे तक वहां घूमती रहती हैं और चाट खाती रहती हैं, तरह तरह के व्यंजन खाती हैं। सर मैं अकेले आप जाएंगे, सर मैं एक बात कहूं, मैं सर आएगी। निकली थी एक बार, तो मैं सर मैं समझ में आ जाएगा। दूसरा अरे मैं आपकी बात सुनना था तो सर मैं निकली थी सर, मैं बिल्कुल मेरी बात प्लीज बात सुनिए। आपके समय में वो संभव नहीं था। जी सर, अगर आप आएंगे, आप अकबरी गेट पर आ जाइए पुराने लखनऊ में, वहां आकर आप देख लीजिए। आप इमाम बाड़े के पास आ जाइए, रात में 11 बजे सर आप कुछ नहीं, आप सर सुनिए सर, आप लखनऊ राजधानी की बात क्यों करते हैं? सर आप लखीमपुर में देखिए, सीतापुर में देखिए, शाहजहांपुर में देखिए सर, ये स्थिति, ये सर कैपिटल है ना, यहाँ पे तो पुलिस रहती है, सिक्योरिटी रहती है। रिंकी जी प्रैक्टिकल बात ये है कि अगर किसी जगह बहुत कूड़ा पड़ा हो, उसमें आप एक बाल्टी कूड़ा डाल दीजिए तो कूड़ा नहीं, कूड़ा ही दिखता है, वो पता नहीं चलता कि कूड़ा पड़ गया है। लेकिन साफ फर्श पे अगर आप 4 कागज के टुकड़े भी डाल दें तो वो दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सरकार का यही अंतर है। आपने कहा ना कि हम समाजवादी लोग मिलकर तय करेंगे, समाजवादी नहीं लोग, परिवारवादी लोग तय कर रहे हैं। ये परिवार ही बैठ के तय कर रहा है कि शिवपाल जी रहेंगे या सर परिवारवादी, हम लोग परिवारवादी नहीं है, हम लोग समाजवादी है सर। हम लोग सभी को लेके चलते हैं, हम लोग युवाओं को भी लेते हैं, हम लोग बच्चों को भी लेते हैं, हम लोग महिलाओं को भी लेते हैं, हम सबको लेके चलते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम सिर्फ हिंदुत्व का झूठा नाटक नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम सिख सबको लेके चलते हैं। बंटवारे का झगड़ा है, पहले संपत्ति के बंटवारे को लेकर शिवपाल जी को निकाला गया। कोई बंटवारे, कोई संपत्ति का नहीं है, बंटवारे का झगड़ा कोशिश में लाया गया। भाजपा के घर में यही इस समाजवादी पार्टी के इतने ट्रस्ट है, वहाँ पर विचार है। सर लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, मुख्यमंत्री की सीट को लेके, सर मुख्यमंत्री की सीट को लेके लड़ाई हो रही है। जब तक वो फाइल पे सीन नहीं करेगा, जब तक फाइल आगे नहीं मुख्यमंत्री जी की सीट के भी दावेदारी के लिए लड़ाई हो रही है आपकी पार्टी में, सर जनता सब जानती है। हो गया वो फाइलें मुख्यमंत्री जी क्यों दबाए बैठे हैं? सर जनता सब जानती है। झगड़ा है, अयोध्या के परिक्रमा मार्ग के निर्माण में घोटाला हुआ, उसकी फाइल मुख्यमंत्री जी दबा कर बैठे हैं। ये किस लेन-देन का मामला है? मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई हैं। विकास की तस्वीर देखना हो, जी सर जी, एक करके बोलेंगे तो बिल्कुल सर, सुनाई देगी, क्योंकि जनता हमको देख रही है। पता चल जाएगा कि पैदल चलना मुश्किल है।
आपको मंत्रिमंडल से जलील करके क्यों निकाला था? कि क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि सर ये आप सर वो अडवाणी जी को अखिलेश जी की सत्ता पे कब्जा प्राप्त कर लेंगे, अडवाणी जी इसीलिए कहाँ निकाला है था। आज? ये आज बताओ परिवार ना, का संघर्ष है, आप बताओ। कुछ नहीं सर, सर आपस में परिवार का प्रेम कभी नहीं खत्म होता है, पार्टी की सरकार अपने लोगों का कभी नहीं सर, कभी नहीं। ये आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अपमान किया। मुरली मनोहर सर हम विकास की बात करें, हम पुरानी बातों को ना लेके, उपाध्याय जी हम अगर विकास की बातें करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जावेद जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप आडवाणी जी, योगी जी और तमाम तरह के आपने सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी में तो ये संभव है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में संभव है कि अखिलेश यादव के परिवार के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए? देखिए, ये सवाल जो है दलित, शोषित और पिछड़ों जिन लोगों के संवैधानिक अधिकार तक छीने गए, ये सवाल उनका हो सकता है। और आरएसएस अपने आप को मुखिया मानता है। भारतीय जनता पार्टी क्या है? आरएसएस तय करती है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन टिकट पाएगा, कौन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेगा। राष्ट्रीय से लेकर वार्ड स्तर तक आरएसएस अपना संगठन मंत्री नामित करता है, वो तय करता है, वो रिमोट से सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम करता है। तो और परिवारवादी लोग क्या भाजपा में नहीं है? अरे सर, जब से आप क्यों घबरा रहे हैं? आप इस गठबंधन से क्यों परेशान हैं? सर आप लोग क्यों परेशान हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? कि ये क्या जो परिवारवाद की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद को लेकर के हमला करती है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा भी है। कांग्रेस परिवारवाद पे है, समाजवादी पार्टी परिवारवाद पर चल रही है। तो ये जो परिवारवाद है ये और भारतीय जनता पार्टी का जो हमला है, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती तो देता होगा ना प्रमोद जी? ये आरोप भी अपनी जगह किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो अब कैडर बेस्ड पार्टियों में खाली एक भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है कि जहां एक कैडर के हिसाब से सारी चीजें तय होती हैं। ये बात अलग है कि अभी उन्होंने कहा कि आरएसएस भी तय करती है, तो आरएसएस भी उसका कहीं ना कहीं उसका अपना एक परोक्ष अपरोक्ष रूप से उसका भी एक महत्व रहता है, या वो भी एक नीति नियामक या उसमें उनको सलाह देने की भूमिका में रहते हैं। बाकी आप चाहे आरएलडी ले ले, चाहे सपा ले ले, बसपा ले ले, क्योंकि ये पार्टी खड़ी उसके मूल में अगर आप जाए तो देखते यथार्थ को स्वीकार करें तो इस पार्टी को जो भी पार्टी, समाजवादी पार्टी को खड़े करने वाले मुलायम सिंह जी, बसपा को खड़े करने वाले काशीराम जी और मायावती जी, आरएलडी को खड़ी करने वाले अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी, तो अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिन परिवार के लोगों ने पार्टी खड़ी की है तो वो कैडर बेस तो नहीं कह सकते आप उसको। वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए ये बात तो कही जा सकती है और कि ये दो कैडर बेस पार्टियां हैं। वहां पर एक राजनीति की टिकट देने की, मुख्यमंत्री बनने की अपनी व्यवस्थाएं अलग हैं। इस यथार्थ को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ये समाजवादी पार्टी, बसपा या आरएलडी ये कैडर बेस पार्टी नहीं है। ये एक परिवार के लोगों ने ही पार्टी को खड़ा किया है और इस मुकाम तक अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने राजनीति से, अपने जोड़ तोड़ से, जो भी आप कह लें, उस हिसाब से पार्टी को लेके आए हैं। तो उसी हिसाब से पार्टी का नेतृत्व भी तय होता है, पार्टी के टिकट भी तय होते हैं। अब समाजवादी पार्टी जिस ढंग से टिकट बांटती है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री तय करती है, वो कांग्रेस में या इस पर भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है, क्योंकि ये कैडर बेस पार्टी। इस बेसिक अंतर को जब तक नहीं समझेंगे तो वो राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। और जहां तक परिवार बात की है तो परिवार बात तो सभी दलों में है, चाहे किसी भी दल में चले जाइए आप। अब कांग्रेस के लिए भी यही परिवार बात की आलोचना होती है कि गांधी परिवार का ही अध्यक्ष होगा, वो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन वहां भी चेंज हुए तो ये अलग। लेकिन सत्यता ये है कि कांग्रेस और भाजपा दो ही कैडर बेस पार्टी है। बाकी आप दक्षिण भारत में भी चले जाएं आप, तो वहां भी जो जिन पार्टियों को जिन लोगों ने खड़ा किया है, वही एक नीति नियामक होते हैं, वही ये तय करते हैं कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा, कौन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो ये कोई ऐसी चीज मैं नहीं समझता। हालांकि
राजनीतिक डिबेट के लिए तो हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कड़वा सच और यथार्थ यही है। ठीक है जावेद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से लगातार दौरे कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में वे तीसरी चौथी बार उत्तर प्रदेश में आए हैं, 23 दिसंबर को वे फिर आ रहे हैं, 21 दिसंबर को, तो इससे ऐसा नहीं लगता कि अब अखिलेश यादव का सीधा मुकाबला मोदी से होगा? और अगर मोदी से मुकाबला होगा तो अखिलेश यादव को मोदी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, मोदी जी के खिलाफ, तो उससे कहीं ना कहीं कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है? नहीं, देखिए, अब इसमें नुकसान या फायदे की संभावनाएं सत्ताजीवी लोग तलाशते हैं। यहाँ तो हमने सीधे कहा कि अब जो चीजें सामने आ गई हैं, जो पिछले 7 साल में देश जिन तकलीफों को झेल रहा है, जिस दर्द को उसने सहने का काम किया है, अब उत्तर प्रदेश से इस विचारधारा की और भारतीय जनता पार्टी की विदाई की तैयारी। अब ये तो स्पष्ट हो गया मोदी जी के दौरे से कि ये चला चली की बेला है। अब इस चला चली की बेला में मोदी जी 10 दिन में 4 बार आए या वो स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश में निवास करें, हम तो बधाई देंगे कि भाई हमारे प्रदेश के वो सांसद भी हैं बनारस से, वो रहे यहाँ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क आने नहीं जा रहा। सवाल तो ये उठता है कि जब लोग कोरोना की पहली लहर से लेके दूसरी लहर तक जिस तरीके से लोग अपमान को सह रहे थे, दर्द को सह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे दूध न मिलने से अपनी माओ के गोद में दम तोड़ रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग नौजवानों के पैरों में छाले पड़ गए थे, उस समय मोदी जी क्यों नहीं सड़कों पे थे? उस समय योगी जी क्यों नहीं सड़कों पे थे? उस समय इनकी संवेदनशीलता कहाँ चली गई थी? योगी जी तो सड़कों पे थे, अखिलेश जी नहीं थे। तो उस समय योगी जी तो घर गए थे, जो कोविड पीड़ित थे उनके घर गए थे योगी जी। अखिलेश जी उस समय घर से नहीं निकले थे, जब समाजवादी पार्टी घर पर थी। अरे भारतीय सर, जब ऊपर से मुख्यमंत्री जी की ऊपर से दुर्भाग्य से जब हम लोगों को सूचना मिली, राजाजीपुरम पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया था। तो कौन निकला कौन नहीं निकला वो यहीं से स्पष्ट हो जाता है। लखनऊ में ही कौन निकला कौन नहीं निकला ये ब्रजेश पाठक जी की चिट्ठी से साफ हो जाता है। कब तक झूठ बोलोगे संजय भाई, कब तक झूठ बोलेंगे? ये झूठे आंकड़े जापान के आप किसी हवाई अड्डे का जो आप दोनों का याराना बड़ा लगता है। नहीं, मैं एक बात कहूंगी, मैं एक बात बोलूंगी, तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे एक बात कहनी है, के जेवर को बिकवाकर 29,500 करोड़ का जो जेवर एयरपोर्ट है वो आपने देश के लिए नहीं अपने मित्र के लिए बनवाया है। 29,500 करोड़ जनता का धन आप अपने मित्रों की तिजोरी में देने जा रहे हैं। ये मेरे भाई सुनोगे तो जब रिजल्ट आएगा तो परेशान नहीं होंगे। हवाई जहाज पे यात्रा करेगा, भाई कितने हवाई चप्पल मेरे भाई जावेद भाई सुनना सीखिए। अरे अभी आप सुन लेंगे तो बाद में आपको दिल में धक्का नहीं लगेगा। अपने लोग कल्याण संकल्प तो मेरे भाई जावेद भाई, 4 लाख अरे का दावा कर रहे हैं। सुनो तो मेरे भाई, अरे जावेद भाई सुनिए तो, और जिस 4 लाख का दावा लग जाएगा जब चुनाव का परिणाम आएगा, ट्विटर हैंडल रिजल्ट के बाद नेपाल की भर्ती रिजल्ट आएगा। सुन लीजिए, संजय जी की भी सुन लीजिए। जावेद जी, जावेद भाई थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, दरअसल बात क्या है, से वो मैं वीडियो चुनौती देता हूँ जावेद भाई अरे को, कितना झूठ बोलेंगे, धर्म की झंडा बरदारी करेंगे, दलित की हाथरस बेटी के अंतिम संस्कार को भी धर्म के आधार पर नहीं होने देंगे। सर, हमें सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए। संजय भाई अब तो झूठ मत बोलिए। सर देखिए, संजय जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, प्लीज संजय जी, देखिए, आपकी उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 5 वर्ष का समय दिया और बहुत उम्मीदों से दिया। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाना है, निकालना है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, रोजगार है नहीं। अभी आप सर्वे और उसके अकॉर्डिंग मत चलिए। यहाँ की जनता के दिल में, ये उत्तर प्रदेश की कहती कुछ और है, इसके मन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, इसके मन में कष्ट है। आप देखिए, शमशान घाट में लाशें जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी,
वो दुख भूले नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश की जनता वो दुख भूली नहीं है। आप बताइए, आपने 50,000 रुपए बोला कि जितने भी कोविड-19 में नहीं डेथ हुई है, कोविड-19 में जितनी भी डेथ हुई 50,000 क्या सबको मिला? जब अस्पताल में आप एडमिट ही नहीं कर रहे थे तो बताइए संजय जी, मुझे इसका जवाब दीजिए। जब अस्पताल में लोग एडमिट ही नहीं हो पा रहे थे तो कहां से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा? उनकी मौतें अस्पताल जाने से पहले लाशें बिछ रही हैं। आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश की पूरे विश्व में बुराई हुई है। जनता पार्टी ने किया है। मुझे लगता है इस बहस का कोई अंत नहीं है। ये बहस चाचा भतीजे के गठजोड़ को लेकर थी, लेकिन ये अंत में आकर विकास पर टिक गई। और विकास के मुद्दे सबके अपने अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने विकास किए हैं, जाहिर है विपक्ष उन विकास पर अपने सवाल खड़े करेगा। अब जनता को जवाब देना है, बस कुछ ही समय शेष है। जनता के बीच में सारे दल जा रहे हैं, असली जवाब तो जनता का ही होगा। हमारे साथ आप लोग जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहस अंतहीन थी, इसका अंत होना ही नहीं था, क्योंकि चुनाव नजदीक है, सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने इरादे हैं। अब चुनाव का वक्त है। राजनीतिक दलों में जाहिर है इस तरह की जो दंगल है वो आपको और भी देखने को मिलेंगे। कोई किसी की बात से सहमत होगा भी नहीं, लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं, सवाल करते हैं, करते रहेंगे। इस बहस में हमने बहस की शुरुआत की थी चाचा भतीजे के गठजोड़ को लेकर के, लेकिन चाचा भतीजे के गठजोड़ पर कोई बोलना नहीं चाह रहा था, चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने बहस को ले जाकर खड़ा कर दिया विकास पर, और इस विकास पर बहस होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को बहुत ऊंचाइयां दी हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कोविड के टाइम में बेहतरीन काम किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की कि इन विकास को उधेड़ कर रख दिया जाए। इन तमाम सारी बातों पर यह बहस चलती रहेगी। अभी कई दौर बाकी हैं, चुनाव में बस कुछ महीने शेष हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।